Hi everyone. So in this particular lecture of DD Basu, we are going to discuss about the Union Legislature. First of all, I would like to thank DD Basu for creating such a fantastic book. And I don't want YouTube to take this particular video down. This might be a copyright issue, but please understand DD Basu Sahab and YouTube that there are a lot of law aspirants who want to read law, but they just don't have the time. So I'm there to help them out, and this is only a literal explanation of DD Basu. सो वाई वी आर स्टार्टिंग विथ यूनियन लेजिस्लेचर क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूरा का पूरा लॉ आपको समझ में आता है, क्योंकि आपको लॉ मेकर समझना है और लॉ मेकिंग का प्रोसेस भी समझना है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एडॉप्ट किया है, जहाँ पे एक हारमोनियस ब्लेंडिंग है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है जो लेजिस्लेचर में बैठते हैं, एक मेजॉरिटी कमांड करते हैं पॉपुलर चेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर में, और जब तक मेजॉरिटी है तब तक वो पावर में रहते हैं। तो फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन फॉलो फ्रॉम द अबव फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। कहने का सिंपल मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट, राइट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसकी खास बात क्या है कि एग्जीक्यूटिव, दैट इज द वन हु इज रनिंग द गवर्नमेंट, द वन दैट इज रनिंग द गवर्नमेंट, राइट, will be sitting in this popular house, and that popular house is लोक सभा। यहाँ पे एक मेजॉरिटी पार्टी होगी, राइट, जो कि लोकसभा में मैक्सिमम जगह ऑक्युपाई करके बैठी होगी। इस मेजॉरिटी पार्टी में से कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो कि गवर्नमेंट होंगे, जिनको हम एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, और ये तब तक शो चलाएंगे जब तक इनकी पार्टी मेजॉरिटी एंजॉय करेगी पॉपुलर हाउस में। तो ये है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बेसिक फीचर। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बेसिक फीचर दैट एग्जीक्यूटिव सिट्स इन द पॉपुलर हाउस, एंजॉयज मेजॉरिटी इन द पॉपुलर हाउस एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस। अब उसके कुछ फीचर्स हैं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन के कुछ फीचर्स हैं। पहला, प्रोवाइडिंग द कैबिनेट। दूसरा, कंट्रोल ऑफ द कैबिनेट। तीसरा, क्रिटिसिज्म ऑफ द कैबिनेट एंड ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, राइट। चौथा, एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन। पांचवा, लेजिस्लेशन। छठा, फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, ये उसके कुछ फीचर्स हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोवाइडिंग द कैबिनेट को समझते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव दैट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज कि वो एक कैबिनेट प्रोवाइड करे, यानी एक सरकार प्रोवाइड करे और उनको जिम्मेदार हमेशा रखे, होल्डिंग दम रिस्पॉन्सिबल। दो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट इज टू द पॉपुलर चेंबर, द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज नॉट नेसेसरी restricted to that chamber and some of the members are usually taken from the upper chamber। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। देखिए, जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं, राइट, हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट में मंत्री होते हैं। जो मंत्री होते हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोकसभा में भी हो सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप राज्यसभा में भी होते हो। तो क्या सरकार का मंत्रालय संभालने के लिए, यानी कोई मिनिस्ट्री संभालने के लिए, क्या आपको लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी है या आप राज्यसभा के भी हो सकते हो? तो बात इतनी सी है कि मंत्री जो हैं वो दोनों हाउसेस में से चुने जा सकते हैं, लेकिन सरकार जवाब कहाँ देगी? सरकार से सवाल तो होगा, लेकिन सरकार जवाब कहाँ देगी या किसको देगी? तो आइडियली तो यही होना चाहिए कि सरकार जो है वो दोनों को जवाब दे, लोकसभा को भी
राज्यसभा को भी। पर अगर आप थ्रेडबेयर बेसिस पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पार्लियामेंट से कैबिनेट निकलता है और होल्डिंग दम रिस्पॉन्सिबल जो है वो पार्लियामेंट का काम है, और कैबिनेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इज़ टू द पॉपुलर चेंबर ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट, राइट राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट इज़ टू द पॉपुलर चेंबर, यानी सिंपल सी बात यह है कि आंसरेबल गवर्नमेंट दोनों के लिए है, लेकिन सरकार कब तक बनी रहेगी, सवाल यह है सरकार कब तक बनी रहेगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि उनकी जो पार्टी है, सरकार जिस पार्टी से आ रही है वो लोकसभा में मेजॉरिटी पे होनी चाहिए। इसका मतलब राज्यसभा के मेंबर्स भी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और लोकसभा के मेंबर्स भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल जिनसे पूछा जा रहा है, जो मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो तभी मंत्रालय संभाल सकते हैं जब वो लोकसभा में मेजॉरिटी में है। तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा की है, लेकिन सरकार आंसरेबल दोनों से है, और सरकार के मंत्री जो हैं वो दोनों घरों से आ सकते हैं। तो ये अगेन एक देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि प्रोवाइडिंग द कैबिनेट, सरकार जो है पार्लियामेंट से निकल के आती है, ये पार्लियामेंट का फीचर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कंट्रोल ऑफ द कैबिनेट। अब इस सरकार को लगाम कौन लगाएगा, तो मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात इतनी सी है that it is a business of the popular chamber to see that the cabinet remains in power so long it retains the confidence of the majority of that house। हमारे यहाँ पे आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ कही गई है, राइट। तो अगेन हमें ये पता होना चाहिए दैट कंट्रोल ऑफ द कैबिनेट की अगर हम बात करें, कंट्रोल ऑफ द कैबिनेट की बात करें तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है विच सेज एग्जीक्यूटिव accountable to the popular house। Again I have already explained that to you। accountable का मतलब ये है कि अगर ट्रस्ट वोट हार गए, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार बदल दी जाएगी। आर्टिकल 75 is important to be mentioned here। We will discuss about article 75 as a separate topic sometime later, but we are right now discussing the डी बासु का ये वाला पार्ट, चैप्टर 12, क्रिटिसिज्म ऑफ द कैबिनेट एंड ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स। देखिए कैबिनेट के पास दो रूल हैं, मतलब दो पावर्स हैं, उसको खुद के तो नियम बना के लागू भी करने हैं, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो कानून है वो भी इसी कैबिनेट को लागू करने हैं, राइट। और ये एक पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। But critical function of parliament has increased in importance and is bound to increase if cabinet government is to remain responsible form of government instead of being an autocratic one। इस फंक्शन में दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं और capable of participating, though the power of bringing about a downfall of the ministry belongs only to the popular chamber, that is the house of the people, right। लेकिन आप देख सकते हैं सरकार का निंदा करना, सरकार से सवाल पूछना, ये लोकसभा भी कर सकता है, ये राज्यसभा भी कर सकता है। While the cabinet is left to formulate the policy, the function of the parliament is to bring about a discussion and criticism of that policy on the floor of the house, so that not only the cabinet can get the advice of the deliberative body and learn about its own errors and deficiencies, but the nation as a whole can be appraised of an alternative point of view on the evaluation of which representative democracy rests in theory। Now this is the idea of representative democracy। अब ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि बिकॉज पार्लियामेंट इज़ मोर पावरफुल दैन द प्रेस और एनी अदर प्राइवेट एजेंसी, फॉर पार्लियामेंट सिक्योर्स द इंफॉर्मेशन अथॉरिटेटिवली फ्रॉम दोज इन द नो ऑफ द थिंग्स, राइट। in information is collected and disseminated not only through the debates but through specific medium of questions to ministers, right। So parliament basically controls the information।
पार्लियामेंट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन. कैसे? आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट. Second, the debates and discussions. Which are printed in the press. Both of these things helps citizen understand the policies, be it executive, be it legislative, right? And again, this is given in Article 75, Clause 3. Followed by this, the next function of the legislature is that of lawmaking, and that is from Article 107 to 108, Article 245, which belongs to the legislature equally under the presidential and parliamentary forms of government. तो देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लॉ मेकिंग तो हमेशा लेजिस्लेचर ही करता है. Inauguration of the constitution, the volume of legislation is steadily rising in order to carry out manifold development and other measures or in order to establish a welfare state. Article 107 से 108, 245. Parliament has the sole power not only to authorize expenditure for public services to specify purposes to which that money shall be appropriated, but also to provide the ways and means to raise the revenue required by means of taxes and other impositions, and also to ensure that the money that was granted has been spent for authorized purposes. As under English system, the lower house possesses the dominant power in this respect अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 109 में फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास ज़्यादा है? तो अगेन आपको ये चीज़ बहुत ही ईजिली याद होनी चाहिए, राइट? कि आर्टिकल 109 के अंदर जो फाइनेंशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर क्या है? पहला, टू डिसाइड द एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना है वो भी डिसाइड करना है. और दूसरा, to impose taxes to raise money या raise funds. And second, to see or supervise just utilization of the funds of the public money. And here you will understand that it is the lower house which is more powerful, or which is Lok Sabha. If the lecture is interesting, please subscribe to the channel. Please comment part 2 so that I can continue this, because ये तो continuation में discussion चलता रहेगा वीडियो, इसको नहीं रोकने का है अपने को, और ये पूरी किताब ख़त्म करनी है 250 पन्ने की. तो अगर तुम मेरे साथ इस सीरीज़ में हो तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे. थैंक यू.